अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। अपने कपड़े सूटकेस में बुरी तरह से रखती वो अपनी आंखें भी बार बार रगड़ रही थी। नहीं, वो कैसे किसी लड़के के साथ हो सकता है? वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं उसकी जान ले लूंगी अगर उसने मुझसे बेवफाई का सोचा। केस बंद करके वो तेजी से निकलकर अम्मी के कमरे की तरफ आई। फजर की आसानी होने में कुछ वक्त बाकी था। वो बुरी तरह से दरवाजा दरदराती हुई माँ को पुकारने लगे थे। नजमा बेगम घबराई थी। अभी तो वो आज की वजह से वो रिलैक्स नहीं हुई थी और अब इतनी बुरी तरह से दरवाजे पर दस्तक वो दहल कर उठे। कमाल मलक भी उठ चुके थे। दरवाजा खोलो, वह हुक्म देते हुए सीधे हुए थे। सामने तभी का पीका चेहरा उन्हें अनहोनी का एहसास ला गया था। अम्मी, मैं जा रही हूँ। वो जजदान, वो मैंने बस जाना है। वह पल में बुरी तरह से रोई थी। अल्लाह खैर, सब ठीक है ना? जजदान बेटा ठीक है? उनका हाथ भी दिल पर पड़ा था। हाँ, वो ठीक नहीं है, बस मुझे जाना है। वो अपना चेहरा रगड़ती हुई मुड़ गई थी। दिल तो चाह रहा था उड़कर पहुंचे। मैं भी चलती हूँ। नजमा बेगम मुड़ी थी। नहीं अम्मी, सिर्फ मैं जाऊंगी। ड्राइवर नीचे ही है, आप फिक्र ना करें, बस मुझे जाना है। वो भीगी नम आंखों में बेताबी से बोली। तो जाओ मेरी बच्ची, इतना रो मत, वो ठीक होगा। नजमा बेगम ने उसे साथ लगाए हुए कहा था। हाँ, वो ठीक होगा, अबू को बता देना मैं बस जा रही हूँ। उससे बड़बड़ाती वो अपने कमरे की तरफ भागी थी। दिल इस हद तक बेकरार हो चुका था कि उसे लग रहा था किसी भी लम्हे वो होश गंवा कर गिर जाएगी। तुम्हारी जान मैं अपने हाथों से लूंगी जजनाम, तुम कैसे? एक बार फिर वो रोती भी आंखें रगड़ने लगे थे। वो सूटकेस घसीटती हुई नीचे बढ़ी। बारी सूटकेस वह बामुश्किल नीचे लाई थी और बाहर पोर्च की तरफ आई थी। ना जाने क्यों इतनी हिम्मत वो कहाँ से जमा कर चुके थे। ड्राइवर और गाड़ी देखकर उसे तसल्ली हुई थी। मुझे जानना है। वह मिरर पर दस्तक देती बुलंद आवाज से बोली और दोबारा मिरर पर दस्तक दी। ड्राइवर हड़बड़ा उठा। मैं इस वक्त उसने किराए पर बांधी हुई घड़ी पर नजर डाले हुए हैदर से ताबीर को देखा। बस मुझे जानना है, मेंशन अभी इसी वक्त। अब जजदार से कुछ नहीं पूछेंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बस आप मेरे साथ चलें। वो जानती थी ड्राइवर नहीं जाएगा, तभी उसे तसल्ली दिला दी। मैम, मैं बास के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। आपको मैं कह रही हूँ ना, उन्होंने कहा था कि मैं जब चाहूँ जाना चाहूँ ले जाएंगे तो लेकर चले मुझे। वो दबा दबा चीखी थी, आंखें फिर से बहना शुरू को तैयार थे। वो दबा दबा चीही, आंखें फिर से बहने जाने को तैयार थी। ओके मैम, वो तसबस का शिकार था, लेकिन फिर भी वो हाँक रह चुका था। ताबी के सांस बहाल हुई, चढ़ से पिछली तरफ उठी। ड्राइवर सूट केस डिग्गी में रखे हुए फ्रंट सीट पर सवार हुआ और गाड़ी हवेली से बाहर निकली। मैम, मुझे जाना जल्दी है, वो बेताबी से बोली थी। ड्राइवर ने स्पीड पर आई थी। गाड़ी को स्पीड पकड़ता देखकर वह अपना हाथ में चेहरा छुपाए हुए रो दी थी। दूसरी जानब वो बेकरार सा सीधा हवेली के लिए निकला था। वह नंबर पहचान चुका था और ये भी समझ चुका था पीर बेएतबारी की राह में एक बार फिर से कदम रख गई है, और जो वो कतई नहीं चाहता था। कहीं खुद को कुछ ना काले हैं भी सरफिरी से। सुबह बेटा, आपने अच्छा नहीं किया। वो हड़बड़ाता हुआ गाड़ी की स्पीड पर आ चुका था। हवेली में वो कमाल मलक से भी नहीं पूछ सकता था, वरना मामला पल में बिगड़ जाता। वो बस हवेली पहुंच जाना चाहता था। आधा रास्ता वो तय कर चुका था जब ड्राइवर के नंबर से एक मैसेज मसूल हुआ। तभी उसकी गाड़ी झटका खाकर बुता से रुकी थी। शिट, उसने स्टीयरिंग पर हाथ मारा और मैसेज देता हुआ मजीद परेशान हुआ था। ताबीर मेंशन ही जारी थी। वहां का रास्ता काफी सुनसान था जो उसके दिल को दहला गया था। वो उतर का बोनेट खोलकर गाड़ी चेक करने लगा। शायद कोई तार अपनी जगह छिल चुकी थी। उसने ड्राइवर को मैसेज करना चाहा पर सिग्नल ड्रॉप हो चुके थे। गाड़ी की तार सेट करता वो काफी देर हवार होता रहा था। ज़हन में मैच ताबीर थी, किसी भी तरह वो लम्हे भर में उसके पास पहुंच जाना चाहता था। यजदान, वो मैंशन में दाल होते चीखती, चेहरा मुकम्मल सुरह और आंखों के गोशे सूजे गोशों ने मलाहत भरे हुए चेहरे पर अलग की हसन फैलाया था। यजदान, कहाँ हो तुम? वह लॉन्च के दरमियान में आते हुए चीखे थी। सुबह का पहर था। जरी, रोज, बासर सब अपने कमरों में मोए इस्तारहार थे। ऐसे में तभी का चीहा चलाना सबको दहला गया। सबसे पहले बासत अपने कमरे से बाहर आया था। मैम, आप इस वक्त? वह हैरान की भरे हुए अंदाज में से देखता रह गया था, जिसका दुपट्टा कांधे पर झूल रहा था। आधे बाल चुटिये में बामुश्किल क्या थे, जबकि चेहरा चीख चीख कर अलग सा बयान करा था। जसदान कहाँ है? वह बासत के करीब आए हुए बोले थे। वो झूठ मत बोला। वो किसके साथ है? सुबह ही कौन है? बताओ मुझे, वह इतनी रात को उसके साथ क्या कर रही है? ताबी ने बेकरारी से गोया दी, जबकि लहजा हाथ दर्जे सहा था। मैम, आप रिलैक्स हो जाएं। बासत ने हाथ खड़ा किए हुए कहा था, जैसे उसे बैठने का इशारा दिया। बाहर में गया मेरा आराम, यहाँ मेरा शोहर बेवफाई किए हुए किसी और के साथ वक्त गुजार है और तुम कहते हो कि आराम से बात करो। मेरी पूरी जिंदगी दाव पर लगी है और तुम कह रहे हो कि आराम करो। वह शिद्दत से चीखे थी।
تو تم کچھ نہیں بتاؤ گے پر روز سچ بتائے گی؟ ہاں روز بتا دے گے۔ وہ چہرہ ڈگرتی ہوئے اوپر کی طرف آگے تھے جبکہ حالت عجیب دیوان ہو جاتی تھی۔ روز، وہ سیڑھیوں پر سے اسے پکارنے لگے تھے۔ باسط وہیں کھڑا اس دیوانے کو دیکھتا رہ گیا تھا جو بقول اسی کے جزدان سے شدید نفرت کرتی تھی، مگر اس کا بے قراری بھرا ہوا انداز تو کچھ اور ہی حال سنا رہا تھا۔ میم آپ آ گئی؟ وہ آنکھیں ملتی ہوئی باہر آ گئی تھی اور آگے بڑھ کر تابی کے گلے لگے تھے۔ روز، اپنے سامنے واحد سہارا پاتے وہ پھول پھول کر روئے تھے۔ میم آپ رو کیوں نہیں ہیں؟ جزدان صاحب نے کچھ کہا ہے اور آپ اتنی رات کو؟ روز نے سوالات کی بوچھاڑ کیے تھے۔ روز مجھ سے کچھ مت چھپانا، مجھے یہ بتاؤ جزدان کہاں ہے؟ اتنی رات کو وہ کہاں گیا؟ تم میری اچھی دوست ہو نا، مجھے سچ بتاؤ۔ تعبیر نے روز کے دونوں ہاتھ تھامے حسرت سے پوچھا تھا۔ میم وہ آپ آئے، پہلے پانی پی لے۔ جزدان صاحب کسی کام کی وجہ سے گیا۔ باسط کے اشارے پر وہ کچھ بول نہیں پائے تھی۔ پھر جھوٹ بتاؤ مجھے، کہاں ہے وہ؟ بری طرح سے جھنجھوڑتی وہ گھرائے تھے۔ میم، روز اس کے سرخ چہرے بکھری ہوئی حالت سے ڈر گئے تھے۔ تم جانتی ہو نا میں واپس نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن اس شخص نے مجھے کہا کہ وہ میرے ساتھ حویلی جائے گا۔ وہ دغا باز آدمی مجھے وہاں پر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر کال بھی نہیں آیا۔ میں انتظار کرتی رہی، میری نظر انٹرس پر جمی رہی کہ وہ آئے گا۔ اس نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور پھر جب نہیں آیا تو میں نے اسے کال کی۔ جانتی ہو کس لڑکی نے فون اٹھایا تھا؟ رات کے اس پیر جس کے شور کا فون ایک لڑکی کے پاس ہو، وہ لڑکی استحقاق سے کال ریسیو کالے، اس کا مطلب سمجھتی ہو؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں مرتے مرتے بچی ہوں۔ وہ فریبی شخص مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ اس کی محبت ہے کہ میرے جانے کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ؟ تعبیر اس کے آگے بول نہ پائے تھے، گلے میں الگ پھندا لگا ہوا تھا، زمین بوس ہوتی وہ بڑھنا سے روئے تھے۔ میم ایسا کچھ نہیں ہے، باس کی بنتی تھی اس لیے وہ گئے ہیں، آپ کے ساتھ وہ دھوکہ کبھی نہیں کاٹتے تھے۔ اس کی ٹوٹی بکھری حالت پر روز کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ زری، میں اپنے دروازے کے پاس کھڑے سب دیکھ رہی تھی، تعبیر کے پاس جانے کی اس کی ہمت نہ تھی۔ میٹنگز کیا ہے یہ میٹنگ؟ کیوں وہ میرے ساتھ ایسا کرتا ہے؟ اگر یہی سب کرنا تھا تو کیوں شادی کی؟ کیوں مجھے اپنا پامبد بنایا؟ رہتا آزاد، کیوں مجھ سے ہمدردی کی؟ کیوں مجھے اپنا عادی بنا دیا؟ ایک بار پھر سے وہ چیختی چلاتی سب کو دہلا گئی تھی، پر روز کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات پھیلے تھے۔ میم آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ روز اس کے قریب جھکی۔ اسے کہو آ جائے روز، ورنہ مجھے کچھ ہو جائے گا، مجھے سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ روز کے ہاتھ ہمیں فریاتی بنی ہوئی تھی۔ روز کو سنبھالنا مشکل لگا تھا، جس کی حالت پل پل بگڑ رہی تھی۔ تعبیر، جزدان کے بعد نے جیسے روح میں جان پھونکی تھی، اسے مڑ کر پیچھے دیکھا جہاں پر وہ پھولی سانسوں کے ساتھ کھڑا تھا جبکہ چہرے پر وحشت پھیلی تھی۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے، تم نہیں آئے وہاں، کسی کے ساتھ؟ تم کیسے؟ وہ کھڑی ہوئی پیچھے لگی تھی۔ تعبیر بات سنے، جزدان کو قدم بنانا مشکل لگ رہا تھا، وہ تو اب بھی اس لمحے کے ہزار میں تھا کہ کہیں اس نے تعبیر کو کھو دیا۔ نہیں سنوں گی، ساری عمر نہیں سنوں گی جزدان، تو نے مجھے آج بہت ہی ستایا، بہت ہی رلایا، میں مرنے والی ہو گئی تھی پر تمہیں رحم نہیں آیا۔ تم مجھ سے محبت کرتے تھے، پھر اس کے ساتھ کیسے؟ وہ آنسو رگڑتی ہوئی پیچھے قدم لینے لگی اور پھر تیزی سے بھاگتے ہوئے کمرے میں باندھے۔ جزدان تیزی سے بھاگا تھا، سدا شکر کہ اس نے لاکھ نہیں لگایا تھا۔ تعبیر، وہ اندر ڈالے ہوئے تھے، اسے بازو سے جگڑ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، کچھ نہیں سننا، تم فریبی دھوکے باز ہو، کیوں مجھ سے شادی کی تھی؟ کیوں خود کو بلند ثابت کرنے کے لیے مجھے اپنایا؟ ویسے بھی تم بس، وہ بری طرح سے ڈرا تھا، خبردار جو ایک لفظ بھی کہا۔ اس کے بازو سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے اس نے سر پڑتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تعبیر بری طرح سے سہم گئے تھے۔ جانتی ہے کتنا ڈر گیا تھا، مجھے لگا میں نے آپ کو کھو دیا۔ کیوں آئی وہاں سے؟ میں خود آنے والا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنی نظر جمائے ہوئے وہ شدت پسندی سے بولا تھا، اسے خود میں بیتا ہوا وہ سب لفظ دبا گیا تھا۔ اسے خود میں چھپائے وہ آنکھیں مودے ہوئے اسے محسوس کرتا ہوا روح کو پرسکون کر رہا تھا، جبکہ تعبیر ساکت پڑی محض یہی سوچ رہی تھی کہ ایک شخص اتنا فریبی کیسے ہو سکتا ہے۔ آج پہلی مرتبہ دل ساکت ہوا تھا، ورنہ وہ جب بھی قریب آتا تھا ایک الگ ہی لے پر درک اٹھتا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا جزدان، اور اب تم اس دھوکے کو اپنی فریبی محبت کی چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ بے تاثر بولتے اسے ساکت ہی تو کر گئے تھے۔ اس نے تڑپ کر اسے خود سے الگ کیا۔ میری محبت دھوکہ ہے؟ جزدان نے تلخی سے سوال کیا۔ ہاں تم ہی دھوکے باز، تمہاری محبت بھی فریبی، جس نے مجھے کہیں کہنا چھوڑا۔ وہ انگشت اس کے سینے پر رکھتے ہوئے ہنسیاتی ہوتے چلائے تھے۔ اتنی بدگمانی صرف ایک فون کال کی وجہ سے؟ وہ فون کال نہیں تھی نوفل جزدان، وہ شوخ آواز میری موت کا پروانہ لائے تھے۔ اتنی رات کو تمہارا فون کوئی لڑکی اٹھائے، اسے کیا مراد ہوگا؟ یہی کہ وہ تمہارے کتنے قریب ہے، خود کو میری جگہ رکھ کر سوچو۔ میرا فون کوئی مرد اٹھائے تو کیا کرو گے؟ وہ درستگی سے بولتی ہوئی اس کے غضب کو بھرا گئے تھے۔ تعبیر، اس نے ساتھی سے اسے کاندھوں سے جکڑ لیا تھا اور اپنی بڑھتی ہوئی وحشت پر بامشکل قابو رکھ پایا تھا۔ میں آپ کی جان لے لوں گا اگر دوبارہ ایسا کہا۔ اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر دور کیا تھا اور خود رخ موڑے بالوں میں ہاتھ پھیر کر آئے گا تھا۔ لب سختی سے بیچ لیے، کہیں مزید گستاخ
तलह लफ्ज ना निकले। वो पीछे होते हुए बैठ पर गिरे थे। कई पल कमरे में जमूद तारी रहा था जब ताबी की बिगी आवाज कमरे में गूंजी, तुम ये मत सोचना यजदान कि मैं तुम्हारे धोखे के बाद भी तुम्हारे साथ रहूंगी। वो ठठक गया था और आंखें खोलकर उसकी जाना मुड़ा। वो बैठ पर बैठी सुरख गुलाबी आंखों से उसे देख रहे थे। फिर कहाँ जाएंगी? वो वहीं खड़े हुए दोनों बाजू सीने पर लपेट गया था। इतनी दूर चली जाऊंगी ना कि तुम मुझे ढूंढो भी तो नहीं पाओगे। ताबीर, ऐसा कुछ नहीं है, आप क्यों नहीं समझ रही? वो गहरा सांस लिए उसके बराबर आकर बैठा था, उसके दोनों हाथ थामे, जैसे उसने शर्माने की जहमत नहीं की थी। दिल में इस वक्त कोई भी जज्बा नहीं था कि वो हरकत करती। तुम अगर धोखा दोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोती रहूंगी? नहीं यजदान, मैं मरते मरते तुम्हें ऐसी बददुआ देकर जाऊंगी कि सारी उम्र तुम ताबीर मलक को तलाशते रहोगे, लेकिन वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हें मेरी बददुआएं रुलाएंगी। नौफल का दिल चाहता उसको एक लगा दे, जब अपने लफ्जों से उसका दिल पूरी तरह से जख्मी किए जा रहे थे। मिल जाएगी, उसे मैं जाने से नहीं दूंगा। वो डठाई से बोलता हुआ उसे मजीद सुलगा गया था। तुम्हें धोखा देते जरा सी शर्म नहीं आती? ताबीर गर्दन तिरछी किए हुए उसे देखते हुए हसरत ज़दा हुए थे। जब धोखा दिया ही नहीं तो शर्मिंदगी कैसी है? यजदान ने चेहरा हाथों में भरा था। झूठ बड़बड़ाए थे। बिल्कुल सच, वो एक 13 साल की छोटी सी लड़की है। मुझे यकीन नहीं है। उसने यजदान के हाथ झटकने चाहे थे पर वो गिर सद कर गया था। कल यकीन दिलवा दूंगा। आप किसको खरीदोगे? किसी को नहीं। तुम मुझे पागल कर रहे हो। खुदारा मुझ पर रहम खाओ। मुझे बताओ वो कौन थी? क्यों थे तुम उसके साथ? ये सोचिए मेरी नसों को बुरी तरह से जकड़ रही हैं। मुझे लग रहा है कि मैं किसी भी लम्हे मर जाऊंगी। उसके टूटे लफ्जों ने यजदान की जान हल्कान की थी। तभी वह थक काल कर उसे खुद में समेट गया था। ऐसा कुछ नहीं है बाहुदा, मैं क्यों धोखा देने लगा? क्यों नहीं समझ रही आप? ये सब कहकर मेरी और अपनी दोनों की तकलीफ पर आ रही हैं। काश मैं तुमसे शादी ना करती। काश कि मैं तब इनकार कर देती तो आज मैं इस धोखे पर न रो रही होती। काश वो सब ना होता जो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो नौफल के बाप पर ध्यान दिए बगैर अपनी बेएतबारी से सुनाती भी सुन तो कर गए थे। उसे पल में उसे आजाद किया, उसके पास उठ खड़ा हुआ था। उसे ताबीर मिलकर वजूद से वहशत हुई थी। इतनी सी बात पर लड़की इस हद तक सोच रही थी। उसके पहलू में उसी के सामने वो देदा दिलरी थी, उसके बारे में सोच रही थी। नौफल का दिल चाह खुद को ही खत्म कर डाले। आप कैसे वो सोच सकती हैं? मेरे पहल में बैठकर आप वो लम्हात और उसके बारे में सोच रही हैं? कैसे सोच लिया आपने ताबीर? उसने अपना लहजा हतिल मकान धीमा रखा था, पास में फैली शिद्दत पसंदी ने ताबीर को मजीद तैश आया। जैसे तुम मेरी गैर मौजूदगी में। आई से शट अप ताबीर मलक साहिबा। वजह का जुनूनी हुए दारा और साय पर रखा हुआ आवाज पूरी शिद्दत से ठोकर मारे हुए दूर उछाला। आज कई दिनों बाद उसने ताबीर को उसके असल नाम से पुकारा था। ताबीर को अंदाजा हुआ था कि वो कुछ ज्यादा ही बोल चुकी है। ज़हनी भटकी हुई रूह जैसे बहाल हुई तो वो सहम कर बेड करोड़ से चिपके। बेएतबारी, सिर्फ और सिर्फ बेएतबारी। हर मर्तबा एतबार दिलाता रहूंगा तब भी बेएतबारी ही रहेगी, इसलिए बार में जोंगता हूँ एतबार को। उसके करीब आए से बाजू से दबोचे झुका। अपनी सुरह वहशत बड़ी आंखों से उसने ताबीर को देखा जहां अब उसकी वजह से खौफ सिमटा था। अब एतबार नहीं दिलाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं दिलाऊंगा। मैंने कहा था कि एक बार अपने किरदार की गवाही दूंगा, वो मैं दे चुका हूँ, पर अब नहीं, अब कभी भी नहीं। सारी उम्र भी बेतबारी में गुजारेगी ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपने मेरे पहलू में बैठ कर जो हयानत किया ना, उसके बदले में अब आपकी अपनी बेतबारी आपकी सबसे बड़ी सजा होगी। हाँ, मैं गुजारता हूँ लड़कियों के साथ वक्त, और मेरी ये परवरिश कभी नहीं बदलेगी, और मेरी ये रोश कभी नहीं बदलेगी, ना मैं कभी बदलना चाहता हूँ। और आज के बाद मुझसे मेरे किरदार के हवाले से बात मत कीजिएगा। उसके कांधे छोड़े वो लंबे डग भरता कमरे से निकलता चला गया था। आंखों को सुरख गोशों को उसने उंगली और अंगूठे से दबाया था। तबीर सांस रोक उस शख्स को जाते हुए देखने लगी, जैसे यकीन करना चाह रही हो कि वो शख्स आज उसे बुरी तरह से जड़ कर उसका सारा मन पल में तोड़ गया है। जरफिशा, उसे कमरे में बेसुध बैठे देखकर जैन के माथे पर बाल नुमाया थे। आप आ गए? जरफिशा को लगा कि अभी वो दिन में आएगा, पर वो तो सुबह ही पहुंच चुका था। रात के बाद वो डर कर कमरे से नहीं निकली थी। तुम्हें क्या लगा मैं मजाक कर रहा था? तो तुमने पैकिंग भी नहीं की? मुझे नहीं जाना, वो वहीं पर बैठे बोली, पर चेहरा झुका लिया था। ठीक है, मैं खुद तुम्हारी पैकिंग करता हूँ, जाना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। वो वार्डरोब खोलता हुआ एक खाने में से सूटकेस निकाल चुका था। जरी का सांस हलक में अटका था, यानी वो साथ लेकर ही उसका दम निकालने की ठान चुका था। आप मत करें ऐसा, मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे जाना नहीं है। सैनिक सरती निगाह उस पर डाली और वार्डरोब से उसके हैंग कपड़े निकालकर सूटकेस में रखने लगा। वो ताबीर आप भी काफी परेशान है। जसदान भाई भी गुस्से में है। ऐसे में अगर मैं चली गई तो कितना गलत होगा। मासूमियत से बोलती वो सैन का ध्यान बटाना चाहती थी। वो दोनों
तुम्हारे मुताबिक जितना लड़ती है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मासूमियत भी खत्म हो जाए और तुम भी ऐसे ही मेरे साथ लड़ाई करना शुरू कर दो। तौबा करे, मैं तो कभी नहीं लड़ूंगी। वो जड़ से बोली तो जैन एक नजर से मुस्कुराती हुई आंखों से देखा था। अब तो रुक जाने दे। वो जैन की खामोशी देखे हुए बोली थी, हरगिज नहीं। आप चाहे जो मर्जी हो तो मेरे साथ ही जाओगी। जैन की वही सी थी, आप ठीक नहीं कर रहे। आपकी माँ जी मुझे मार देंगे और अब तो गाँव वाले भी यकीन खा चुके हैं कि मैं पहले भी भाग रही थी। अब भी आपको धोखा देकर भाग रही थी, तो फिर क्यों साथ लेकर जाकर अपनी इज्जत दांव पर लगा रहे हैं। वो थक कर बोलते हुए जैन के गजब को बढ़ा गए थे। रात तो उसने जाने की खबर सुनाई थी और आज वो आ पहुंचा था। जरफी चाम, उसकी आवाज में एक अलग ही गुस्सा पन्हा था, जबकि वह लजरती हुई पीछे खिस गई। किसने फतू डाला तुम्हारे दिमाग में? वो कदम बढ़ाए उसके जन्म आया। किसी ने नहीं। फिर ऐसा कैसे सोचा? उसने दीवार पर एक हाथ रख के उसके जाने की राह मसदूद कर दी थी। सोचने से क्या होता है? क्या आप नहीं जानते सबको? मैं तो आम लड़की थी, एक मजदूर की बेटी, और आप इस मजदूर के मालिक, बल्कि पूरे गांव के मालिक। मेरी वजह से आपके किरदार पर कोई बात करेगा, मैं तो अपनी नजर में गिरकर मर जाऊंगी। मरने का ज्यादा शौक है, मैं खुद ही ना मार दूं। उसके नरम मुलायम गाबा हल्के से चपत मारते हुए हल्के से बोला, जबकि उसके लफ्जों में मोहब्बत की तर्जमानी जैन चौधरी के दिल में जरूर पड़ गए थे। आपके हाथ तो खुशी खुशी मर जाऊंगी। वह जरा भी ना झिझकी थी। जरी, वह जज्बों की आंच लिए उसे पुकारता हुआ बेखुद हुआ। तो मुझे इतना दीवाना मत बनाओ कि मैं सब काम भूल कर बस तुम्हारा होकर आ जाऊं। अगर ऐसा हो गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। फिर भरपाई भी तुम करोगी। उसकी बिखरी लिट्टों को कान नरमी से कानों के पीछे रास्ते में वो गंभीरता से बोला और जरफिशा का चेहरा गुलाबी पड़ा था। मैं आपको दीवाना नहीं बना रही। उसकी बड़बड़ाहट पर जैन के लब मुस्कुराहट में डले थे। हाँ, अपना बना रही हो ताकि मैं किसी का ना रहूं। जरफिशा ने जड़ से सर उठाकर उसको देखा, जिसका एक एक लफ्ज दुरुस्त था। हैरान मत हो, इतना तो गुस्सा अरसा हो गया ना हमारे निकाह को। अब तो तुम क्या चाहती हो कि वो भी मैं समझ जाने लगूं? वह हिफत ज़दा हुई थी। पैकिंग मेरी मदद करो, पैकिंग में मेरी मदद करो। कैसी नकमी बीवी हो जो शोर से काम करवा रही हो? मैंने तो नहीं कहा था आप खुद पैकिंग कर रहे थे, बल्कि मैं तो जाना भी नहीं चाहती। मेरे साथ नहीं रहना चाहती? जैन के सवाल पर हलक में गिल्टी उभरी थी। आपके साथ ही तो रहना चाहती हूँ, पर हम हवेली में ही रहेंगे। मेरी बीवी का मुकाम मेरे जितना ही बुलंद होना चाहिए, जो मेरा तुम्हारा शोर हवेली में खुद मुतयन करेगा। यहाँ तो मैं एहतियात का तौर पर रखा था, वरना कभी तुम्हें तन्हा ना करता। आप समझ नहीं रहे। वो कांधे झुकाती हुई उदासी से बोले। मैं सब समझ रहा हूँ। उसका चेहरा हाथों में पड़े उसने स्याह महमूर आंखों में अपना अक्स बसाया। फिर ना लेकर जाए ना, डर लगता है मुझे। वो बहुत ही जालिम है, मुझे कभी किसी ने नहीं मारा। उन्होंने इतनी जोर से मारा था। वो फूट पोक रो दी थी और जैन पल में बुखलाया था। जरफिशा, इतनी सी बात पर रोककर तुम मुझे परेशान कर रही हो। उसके गिर्द हाथ सार बांधता उसे सहारा देकर गया था। इतनी सी बात नहीं है, आप खा कर दिखाएं उनके बारीक हाथ का थप्पड़, फिर आपको पता चलेगा। अगले पल वो मुस्कुराया था, पर मुस्कुराहट कहके में बदल गई थी। जरफिशा ने हथेली सीने पर जमा कर उसे दूर किया और रोई रोई गुलाबी घूरती हुई निगाहों से उसे देखने लगी। इधर वो रो रही थी और वह मुस्कुरा रहा था। इतनी मुसलमाना बातें करती हो कि मुझे भी अपने साथ बच्चा बना देती हो। कोई देख ले तो यकीन ना करे कि मैं वही जैन हूँ जिसको मुस्कुराना नहीं आता। और तुम्हारी हमराई में मेरे कह के भी नहीं थमते। वो मुस्कुराहट पर काबू पावे बामुश्किल बोला था। जैन, वो चिड़ी थी। आज पहली बार उसने नाम लेकर पुकारा था। जैन पलक झपकना बोल गया था। कुर्बान, वह मध्यम सा बोलता हुआ उससे बुखला गया था। ये मैं क्या? वो नहीं लेना चाहती थी, बस ऐसे लबों से फिसल गया। सच्ची मैंने आपका नाम नहीं लेना था। वो जट मुंह पर अपना हाथ जमा गया थी। एक बार फिर से सहंगा कहका फूटा था। ये लड़की शायद उसके कहकों की सारी वजह जानती थी। रिलैक्स जरफिशा, मेरा नाम ही लिया है ना, कोई अनोखा गुनाह नहीं कर दिया। उसके लबों पर जमी हुई हथेली को उसने मजबूत हाथों में जकड़ी थी। अम्मा जब जिंदा थी ना तो उन्होंने एक बार कहा था, शुरू का नाम नहीं लेते, गुनाह मिलता है। उसका वजाहती अंदाज सुनता हुआ मुस्कुराहट बामुश्किल समेट पाया था। ऐसा कुछ नहीं होता, वो पुराना जमाना था, अब नया दौड़ है। लड़की इतना नहीं सोचते। उसके सर पर चपत लगाते हुए रिलैक्स करना चाहता था। आज जाओ, वरना हंस का मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाएगा और तुम्हें ना जाने का बहाना मिल जाएगा। उसकी नाक की फंग को चुटकी में दबाए हुए वो हाथ जकड़े हुए उसे दोबारा सूटकेस के करीब लाया था। पर जाने का ख्याल फिर से बेकरार करने लगा था। अगर अभी अम्मा ने मारा तो मैं छत को से कूद जाऊंगी और मर जाऊंगी। पागल लड़की, वो जड़ से मुड़ता हुआ उसे खुद में समो गया। दिल बुरी तरह से जकड़ सा गया था। कई पल उसे खुद का बहाल करने में लग गए थे। बड़ी से बड़ी मुसीबत से ना घबराने वाला शख्स इस लड़की की बेवकूफ़ी बड़ी बात पर घबरा गया था। खबरदार, जो खुद को नुकसान पहुंचाया, ऐसा हाल करूंगा ना कि तुम दोबारा ऐसा सोचो कि बिने। उसके लहजे में सुमई भी शिद्दत पर जरी भी दंग रह गए थे। आज जैसा उसे यकीन हुआ था कि उसकी राह की मोहब्बत अकेली नहीं है।
وہ محبت کا ہمراہی ہو گیا تھا جس کی کبھی وہ چاہ کر بیٹھی تھی کہ وہ بھی اسے ایسی ہی محبت کرے۔ تمہیں اگر یہاں سے لے کر جا رہا ہوں نا تو تم پر لگی تہمت ہٹانے کی، تمہیں عزت مقام دینے کی، تمہاری حفاظت کرنے کی ذمہ داری میری یعنی کہ تمہارے شوہر سین چودھری کی ہے۔ تمہارے آگے میں کراؤں گرم ہوا بھی اگر تمہیں چھوئے گی نا تو پہلے مجھ سے ٹکرائے گی، اور جہاں تک میری ماں کا سوال ہے اس بار وہ تم تک نہیں آئیں گے۔ میں ہر وجہ ہی ختم کر دوں گا کہ وہ تمہارے سامنے نہ آ پائیں۔ ادھر سامنے کی وہ زری کا سورج چڑھا دیکھے ہوئے اپنا ہر لفظ پر زور دے بولا تھا، آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ اس نے حسرت سے پوچھا۔ خود سے زیادہ، پر میں تو بھاگ رہی تھی نا، باغی بھی لڑکی پر کون یقین کرتا ہے؟ میں کرتا ہوں، صرف تمہارا ذہن۔ اس نے جیسے ہر وجہ جٹلا دی تھی۔ میں آپ کو مزید یقین دلاؤں تو کریں گے یقین؟ تم کچھ بھی کہو تب بھی یقین ہے، تم کسی کے ساتھ نہیں، اپنی جان بچا کر بھاگے تھے۔ اس کی آنکھیں پھیلی جبکہ چہرہ مکمل سفید پڑ گیا تھا۔ آپ کیسے جانتے ہیں؟ تمہیں خود سے زیادہ جان کیا ہوں؟ اس نے ہم پر دباؤ ڈالے اسے لاجواب ہی تو کر دیا تھا۔ میں اتنی ہاس تو نہیں ہوں، نہ ہی کوئی ایسی نیکی کی ہے کہ آپ مجھ پر اس حد تک یقین کریں، اتنا مجھے سمجھے۔ وہ چاہ کبھی نہیں کہہ پائی تھی کہ اتنا مجھے چاہے۔ تم حاصل ہاس ہو، اور بہت جلد بتاؤں گا کہ تم میرے لیے کتنی ہاس ہو۔ اب بس باتیں نہیں کرنی، ہمیں جانا ہے جہاں تم اور میں ہمیں ہمیشہ رہیں گے۔ نہ تمہیں میرا انتظار میں تڑپنا پڑے گا اور نہ میں جدائی کے لمحات ہمارے درمیان میں حائل ہوں گے۔ تم جب چاہو مجھے بلا جھجک پکار سکو اور میں تمہاری ہر پکار پر تمہارے پاس آ جاؤں۔ آپ بتاؤ چلو گی نا؟ اس نے بھیگی آنکھیں بند کی اسباب میں سہ لیا تھا۔ اس نے اسے اعتماد سے پوچھا تھا کہ وہ انکار نہ کر پائے تھے۔ تو چلو پھر میری مدد کرو، وہ اب مصنوعی روپ سے بولا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں کالوں گے۔ زری نے دور ہونا چاہتا پر اسے تھام کر روک گیا تھا۔ نہیں، آج ہمارا پہلا سفر ہے جس کا آغاز ہم ساتھ میں کرنے والے ہیں، تو تیاری بھی ساتھ کریں گے تاکہ یہ سفر اور سفر کی تیاری ہمیشہ یادگار ہے۔ زری نے مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ کل رات کی واپسی کے درمیان میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ اس کے دو آچا حسن پر بھی اس نے نظر ڈالنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ جس سے دروازے کے قریب چھوڑے ہوئے اوپر اپنے کمرے میں بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ خود کمرہ تلاشتی ہوئی اوپر آئی تھی۔ وہ تو شاید اسے وہاں پر لایا ہی مشکل سے تھا۔ سارے راستے وہ مطمئن دعائیں پڑتی آئی تھی کہیں وہ اسے وہیں پر اتار کر نہ چلا جائے، پر سدا شکر تھا کہ وہ گھر لے آیا تھا۔ اس کا بیگ کمرے میں موجود تھا جسے دیکھ کر اسے تسلی ہوتی۔ اب اسے ایک ملازمہ نے آ کر بتایا تھا کہ اسے نیچے بلایا جا رہا ہے، ورنہ خوف سے وہ کمرے میں بند تھے۔ تم کون ہو؟ میں آج ہی کام پر آئی ہوں۔ اس پورے ایریا میں میری فیملی کام کرتی ہے، تو انہوں نے ساتھ والے گھر میں بات کر کے مجھے کام پر آنے کا کہا ہے۔ مطلب وہ شروع سے یہاں پر نہیں رہتے تھے؟ نابیہ کے وجود میں ہو پھیلا تھا۔ نہیں، بس کبھی کبھار یہاں پر آتے تھے صفائی ستھرائی کے لیے، جو اکثر ہی میں کرتی تھے۔ نابیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کی نئی شادی ہوئی ہے؟ ملازمہ نے اس کے سنہرے روپ اور ہاتھوں کی جام دیکھا تھا۔ ہاں، نابیہ بامشکل کہہ پائی، ورنہ دل تو کہہ رہا تھا کہ برباد ہوئی ہوں اور بربادی خود طے کی تھی۔ آپ کی جوڑی تو بہت ہی پیاری ہے باجی، اور آپ تو بہت ہی پیاری، بہت ہی معصوم ہے۔ ملازمہ نے اسے دیکھا تھا۔ نابیہ تلخ سا مسکرائی تھی۔ اچھا، وہ صاحب آپ کو نیچے بلا رہے ہیں، میں تو بھول ہی گئے تھے۔ ملازمہ سر پر ہاتھ مارے ہوئے بولی تو نابیہ کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وحاش نے بلایا ہے؟ اس نے جیسے تسلی چاہی تھی۔ جی، آپ کے شوہر ہی تو ہے نا اس گھر میں، ویسے آپ تو بہت ہی شرمیلی ہے۔ ملازمہ کافی بدتونی تھی۔ چلو، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ایسے جائیں گی؟ ملازمہ نے اس کے سادہ سور لباس کو دیکھا تھا جو رات اس نے چینج کیا تھا۔ چلو۔ وہ بالوں کو کمر پر پھیلاتے ہوئے دوپٹہ کاندھے پر ڈالے باہر نکل گئے تھے۔ قدم جیسے من کے ہو چکے تھے۔ گلابی چہرہ ویسے سفید پڑا تھا کہ نہ جانے وہ شخص اب اسے کیا سزا سنائے گا۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئے تو آنکھوں کی بجھتی ہوئی جوت جل اٹھے تھے۔ وہ سامنے تو سنجیدگی کی اعلیٰ مثال بنا بیٹھا تھا۔ جاؤ تم، اس نے ملازمہ کو جانے کا کہا۔ نابیہ نے اپنا دوپٹہ مٹھی میں دبوچا۔ بیٹھو۔ وحاش نے ابھی اسے نہیں دیکھا تھا پر اسے حکم ضرور دیا تھا۔ وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے کرسی پر بیٹھے۔ آج پہلی اور آخری بار ہم دونوں اس ٹیبل پر اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے تم پر رحم آ گیا یا پھر میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، نہ میں تمہارے منہ سے معافی کا لفظ سننا چاہتا ہوں۔ تمہارا وجود میرے نام سے باندھا ہے، اس کے علاوہ میرا اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا سمجھ لو کہ یہ کاغذی رشتہ اس گھر میں تمہارے رہنے کی وجہ ہے، ورنہ تمہیں دیکھ کر مجھے وہ تہمتیں، وہ سب الزامات یاد آ جاتے ہیں۔ وحاج، ایک بار میری بات سن۔ خدارا، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ وہ روحانسی ہوتی، اس کے لفظ اسے کسی زندان میں قید کر تھے۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ اسے نظر اٹھا کر اس کا سورج چہرہ دیکھا پر فوری نظر بھی پھیر گیا تھا۔ نابیہ کا دل جیسے ٹکرو میں بٹنے لگا تھا۔ وہ دیکھ کر جب اسے نظر پھیرتا تھا وہ اپنی نگاہ میں مر جانے والی ہو جاتی تھی۔ تم جب چاہو گی میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، اتنی میں تمہیں آزادی ضرور دے سکتا ہوں۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے آزادی، بالکل بھی نہیں۔ وہ کھڑی ہوئی تھی اور وحاج نے ماتھے پر بل لیے اسے دیکھا تھا
कैसी ढीठ लड़की थी जो आप भी उसके साथ ही रहना चाहती थी। फिर कोशिश करना कि मेरे सामने मत आओ, क्योंकि तुम्हें देखकर मेरा जब्त खोने लगता है, जो मैं आप कभी नहीं खोना चाहता। ठीक है, मैं आपके सामने नहीं आऊंगी, आपको मेरा वजूद इस घर में होते हुए भी नजर नहीं आएगा, पर मुझे छोड़िएगा मत, कभी भी नहीं छोड़िएगा। वह हिम्मत मुजतमा की वे बामुश्किल बोली, जबकि दिल तो अभी उसकी ज़ादगी वाली बात पर डूब रहा था। नाश्ता करो। बहार ने जैसे बात खत्म की थी वो चुपचाप चेपा बैठी और 2 दिन से हाली पेट थी, पर अब भी जैसे भूख बिल्कुल नहीं थी। वो तो उस शख्स की मोहब्बत में पहले ही सब भूल बैठी थी, और अब जब उसे मिला था उसके बाद किसी शय की तलब भी बाकी नहीं रही थी। चुपचाप आंसू बहाती वो टेबल पर पड़े लोसमात देखने लगी थी। नाश्ता करो, उसने सर पैन से दोबारा कहा तो वो एक स्लाइस उठा हुए प्लेट में रखती नवाला लेने लगे थे। आंखें गुलाबी उदासी थी। दिल तड़प कर फरियाद कर रहा था कि एक बार मेरी बात सुन लो, पर जानती थी वो शायद उसकी सांस खींचने में 1 मिनट नहीं लगाएगा। उसकी खामोशी और उसके वजूद की गैर मौजूदगी अगर उसके साथ रहने की वजह थी, तो वो कभी भी इस वजह को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। उसे बहार सुल्तान चाहिए था हर हाल में, फिर चाहे वो उसे जितनी मर्जी अजियत देता, जितना मर्जी सताता, उसका नाम उसके लिए सांसों की वजह था। वो रग रग में बसा शख्स अपनी हर सितमगरी के साथ उसे कबूल था। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जरफिशा ने धुआं चेहरे से जैन और नौफल को देखा था तो दोनों पल के लिए मुस्कुराए थे, पर नौफल ने फौरी अपनी मुस्कुराहट समेट कर जरफिशा को देखा, जिसके चेहरे पर ताजुब फैला हुआ था। पर नौफल की सख्त निगाह पर वह सहमी थे। नौफल भाई, मैं आपको बताने वाले थे ये, उसके तने तासा देते हुए हलक तार किए बोले थे। क्या बताओगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद ना थी, वह मुस्लिम संजीदगी से बोला, जबकि जरफिशा का सूरज चेहरा गवाह था कि वह किसी भी पल रो देगी। मेरी बीवी को डराने की कोशिश मत करना नौफल जजदान। जैन की सर्द गंभीर आवाज पर जजदान सा झटका था, जबकि जरफिशा एक बार फिर से फैली आंखों से दोनों को देख रही थी, जिनके बेतकल्फी उसे सब समझा गए थे। ये बासत की गुड़िया है और मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। उसे डराने और समझाने का हक मैं रखता हूँ। इस मामले में जैन चौधरी को भी दहल अंदाजी की इजाजत नहीं है। उसके साफ जवाब पर जरी जिनपी थे। घबराओ नहीं, मैं पहले दिन से सब जानता था। उसने जरी को मुस्कुरा कर देखा। पर आप कैसे जानते थे? मतलब ये मेरे शोहर हैं और मैं यहाँ इतने दिनों से थी, तो पर आपने कोई जिक्र नहीं किया। और बासत भाई भी खामोश थे, बल्कि मुझे धमकाते रहे कि यहाँ से भागना नहीं है। उसने झिझक तो हुई थी, पर सवाल कर चुके थे। वह इसलिए कि नौफल जजदान एक मुहाफिज है और तुम तहाफुज ही चाहती थी, और इस मैंशन से ज्यादा तुम्हारे लिए महफूज जगह कोई नहीं थी, इसलिए तुम्हें हर बार धमकाया गया और ये मेरा ही हुक्म था। जैन ने नौफल जजदान को फौरन देखे हुए जवाब दिया था, जबकि जरी को अपने बेवकूफ बन जाने पर अफसोस हुआ था। तुम्हारी बीवी तो नाराज कमरा बांध के बैठी है, इसलिए हमें जाने की इजाजत दो। वह जरफिशा का हाथ हमें बोला और जजदान ने गुड़कस को देखा। मुझे ताबीर आप से मिलना था, सरी ने झिझक कहा, तो जैन ने उसका हाथ छोड़कर रोज को इशारा दिया, जो उसके जाने से उदास खड़े थे। उसे जैन को देखे इजाजत चाहे। उसकी मुस्लिम पड़ी हुई अदा पर वो मुतबस्सम हुए सर हिला गया था। जरी और रोज के जाते वो जजदान के करीब आया। उसे एतबार दिलाओगे तभी तुम्हारा रिश्ता मजबूत हो पाएगा। सबको तुम औरत साहब पर दरस देते रहती हो और खुद क्या कर रही हो? जैन उसके कंधे पर हाथ रखा था। अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम अपने बास की बात को टाल रही हो नौफल जजदान। वह मुस्लिम गुड़ी से नवाज बोला तो जजदान ने सुर होती निगाह उस पर डाली थी, जैसे जताया हो कि मैंने क्या किया है। समझ सकता हूँ, पर औरत अपने मनपसंद शख्स को कभी भी किसी दूसरे के साथ नहीं दे सकती। वह वफादार होती है तो मुकाबले शख्स से बढ़कर वफादारी चाहती है। तुम्हारे काम की नोयत हम सब जानते हैं, वो तो नहीं जानती, और वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। जैन ने रस्तानिया से कहा था, अभी मैं कुछ नहीं बताना चाहता, कुछ सजा की हकदार है और अब मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तभी की गई हयानत ने उसका दिल फिलहाल सख्त कर दिया था, जिसका वो जैन को नहीं बता पाया था। तुम्हारी मर्जी, हया रखना, कहीं किसी दिन मुझे यह कॉल ना आए कि मशहूर क्रिमिनल प्लस गुंडा नौफल जजदान की बीवी ने अपने शोहर की बेवफाई पर उसको कत्ल करके उसे उसी के मैंशन में दफनाकर बड़ी दलेरी का काम किया। उसके चेहरे पर पहली तंजिया मुस्कुराहट पर जजदान ने दांत पीसे थे। तुम जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की कमी महसूस नहीं होती। दोस्त नुमा दुश्मन ज्यादा हास होते हैं। उसके कंधे पर पंच मारते हुए जजदान के गले लगाता वो अपनी सुर आंखें मीच कर खोले हुए गिरफ्त मजबूत कर गया था। जानता था कि जैन चौधरी जैसा दोस्त हर किसी के किस्मत में नहीं होता।